अपने एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाइटल विलेजेज थ्राइविंग टाउन्स, मतलब खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इस चैप्टर में जो है हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि विलेजेज और सिटीज़ में कौन रहते हैं, वहाँ का जीवन कैसा है। फिर हम कॉइन्स के बारे में जानेंगे, हम देखेंगे कि उसका हिस्ट्री कैसा रहा है। और लास्ट में जो है हम क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, मतलब लोहे के औजार और खेती। तो लोहे का जो आज यूज है उसे हम आज टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि लोहे की जो चीजें हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। लेकिन इस सब कॉन्टिनेंट में जो है लोहे का जो प्रयोग है वह लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। मेगालिथिक ब्यूरियल्स में जो है लोहे के औजार और हथियार जो है बड़ी संख्या में मिले हैं, और इसके बारे में तो हम पहले ही चैप्टर 4 में देख चुके हैं। वहीं करीब 2500 साल पहले जो है लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का जो है प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए जो है आयरन प्लग्सशेयर शामिल है। और चैप्टर 5 में जो है हमने देखा ही था कि आयरन प्लग्सशेयर के इस्तेमाल से जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था। तो चलिए देखें कि अदर स्टेप्स क्या थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन में। तो जिन किंग्स और किंगडम के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वे जो है यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट कर सकते थे बिना फ्लरिशिंग विलेज के सपोर्ट के। जिस तरह एग्रीकल्चर के विकास में जो है नए टूल्स और सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि जो रोपाई था, वो एक महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह इरिगेशन भी जो है काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय इरिगेशन के लिए जो है कैनल्स, वेल, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक जो है बनाए गए। अब चलिए देखें कि गांवों में जो है कौन रहते थे। तो इस सब कॉन्टिनेंट के साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स के अधिकांश हिस्सों में जो है कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल रीजन में लार्ज लैंड ओनर को जो है वेलार कहा जाता था। वहीं ऑर्डिनरी प्लगमैन को जो है उजाहवर कहा जाता था। और लैंडलेस लेबरर, जिसमें स्लेव्स भी आते थे, उन्हें कडाईसियार और आदिमाई कहते थे। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें तो विलेज हेडमैन को जो है ग्राम भोज का कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग जो हैं इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो ये पोस्ट जो है वो हेरिटेरी हो गया था। और ये ग्राम भोज का जो पद है वो अक्सर सबसे बड़ा जो लैंड ओनर होता था वही होता था। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर जो है काम करते थे। ये जो है काफ़ी पावरफुल थे, इसलिए राजा भी जो है टैक्स वसूलने का जो काम है इन्हीं को सौंप देते थे। ये जो है जज का और कभी कभी तो पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजका के अलावा और भी इंडिपेंडेंट जो है फार्मर थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था, जो कि अक्सर छोटे मोटे जो है लैंड ओनर होते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे मेन और वुमेन थे जिनके पास जो है अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और इन्हें दासा और कर्मकारा कहा जाता था। इनमें दास और कर्मकार जो है आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका जो है चलानी पड़ती थी। इन सब के अलावा ज़्यादातर विलेज में जो है कुछ क्राफ्ट पर्सन भी थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर, मतलब लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर। तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ अर्लीस्ट वर्क की बात करें तमिल में तो उसे संगम लिटरेचर कहते हैं, जो कि लगभग 2300 साल पहले कंपोज हुआ था। इन टेक्स्ट को जो है संगम जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि मदुरई सिटी में जो है पोएट की जो असेंबली थी उसमें इसे कंपाइल और कंपोज किया गया था।
जो भी तमिल टर्म जो है अभी हम यूज किए हैं ऊपर में, वे जो हैं संगम लिटरेचर में पाए जाते हैं। अब चलिए देखें कि ये सिटी जो है क्या कहती है स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स और आर्कियोलॉजी के बारे में। आपने जटाकाज के बारे में सुना होगा। ये जो है वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी और इसे जो है बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा लिखा और प्रिजर्व किया गया था। यहाँ एक जटका जो है स्टोरी दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन मतलब कि जो गरीब है वो किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो चलिए अब हम एक चालाक आदमी की कहानी को देखते हैं। तो एक शहर में जो है एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को जो है एक सिक्के में एक होटल वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन जो है जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा जो है वो टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली जो है इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। इसे देखते हुए युवक ने जो है माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते जो है उसे मिल जाए तो वो जो है बगीचे की सफाई कर सकता है। यह देखकर माली जो है तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले जो है उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने जो है बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से जो है राजा का जो कुम्हार था वो बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास जो है कुछ और पैसे हो गए। अब जो है उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में जो है पानी भरकर वो नगर के द्वार पर गया और वहां जो है उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने जो है कहा कि तुमने जो है हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद जो है उसने एक ट्रेडर से दोस्ती की। एक दिन उस ट्रेडर ने बताया कि कल जो है एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ जो है शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने जो है उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि कृपया तुम सब जो है एक एक घास का गट्ठर जो है मुझे दो और अपनी घास जो है तब तक मत बेचो जब तक कि मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को जो है कहीं भी घास न मिली तो उसने जो है इस युवक की घास को जो है 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इस तरह जो है इस चालाक आदमी ने जो है काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए। तो अर्ली सिटीज़ के जीवन के बारे में हमें कुछ और एविडेंस से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को जो है स्कल्पचर्स कलात्मक ढंग से कार्व करते थे। इनमें से काफ़ी स्कल्पचर्स जो हैं वो रेलिंग्स पर, पिलर्स पर और गेटवेज पर जो है सजाया जाता था जहां पर लोग आते थे। इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है एक स्कल्पचर जो है वो सांची से दिखाया गया है। यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का जो है नमूना है। इसमें शहर के जीवन का जो है एक चित्र है। हम जो है चैप्टर 11 में सांची के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ये सिटीज जो कि डेवलप हुए थे 2500 साल पहले, ये जो है कैपिटल थे महाजनपदाज के, जिनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। जैसा कि हमने देखा ही था कि बहुत सारी ये सिटीज़ जो हैं ये चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन थे, मतलब कि वाल से जो है घिरे हुए थे। बहुत सारे सिटीज़ में जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि बहुत सारे रोज़ हैं पॉट्स के, सिरामिक रिंग्स के, जो कि अरेंज हैं एक दूसरे के ऊपर, और इन्हें जो है रिंग वेल्स कहा जाता है। ऐसा लगता है कि इसे या फिर टॉयलेट के लिए यूज किया जाता होगा कुछ केसेस में, या फिर नाली या गार्बेज डंप के रूप में यूज किया जाता होगा।
ये जो रिंग वेल्स पाए जाते थे ये अक्सर इंडिविजुअल हाउसेस में पाए जाते थे। यहाँ महलों, बाजारों या आम घरों के जो है अवशेष मतलब रिमेन्स जो है बहुत कम मिले हैं। हो सकता है कि आगे जाके आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसे ढूंढे। हालांकि दूसरे जो थे वो वुड, मड ब्रिक और थैच से बने थे जो कि सरवाइव नहीं कर पाए। मतलब लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटें या छप्पर से बने हुए थे जिसके कारण ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। अगर हम अर्ली सिटीज़ को जानने के लिए दूसरे तरीके की बात करें तो वो है सेलर्स और ट्रैवलर्स के जो अकाउंट हैं उसके बारे में पता करें। ऐसे ही एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट जो है पाया गया है जो कि एक अननोन ग्रीक सेलर ने लिखा था। उसने जो है उन सारे पोर्ट्स को डिस्क्राइब किया है जहां भी उसने विजिट किया था और इससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। चलिए अब बेरीगाजा जो कि ग्रीक नेम है बहरोच के लिए उसकी स्टोरी को देखते हैं। तो बेरीगाजा के पास जो गल्फ है वो बहुत ही नैरो है मतलब कि छोटा है, जिसके कारण यहाँ आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए राजा के द्वारा नियुक्त स्किलफुल और जो एक्सपीरियंस्ड लोकल मछुआरे हैं वे ही जो है यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स मतलब शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का जो है इंपोर्ट होता था। वहीं हिमालय की जड़ी बूटियाँ, आइवरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। इन सब के अलावा जो है राजा के लिए जो व्यापारी थे वे विशेष उपहार लाते थे। इनमें सिल्वर के जो है बर्तन मतलब जो चांदी के बर्तन होते थे, गायक किशोर मतलब कि जो सिंगिंग बॉयज़ होते थे, फिर सुंदर औरतें होती थी, अच्छी शराब होती थी और इन सब के अलावा जो है उत्कृष्ट महीन कपड़े भी जो है शामिल थे। तो ये तो हमने बेरीगाचा के बारे में जाना। चलिए अब हम कॉइन्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पंच मार्क कॉइन के बारे में जानते हैं। तो ये जो पंच मार्क कॉइन्स थे ये अक्सर जो है रेक्टेंगुलर या फिर कभी कभी स्क्वायर या राउंड शेप के होते थे, जो कि मेटल की चादर को काटकर या फिर मेटल के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि इन पर जो है चिन्ह ठप्पे से कुछ बनाए जाते थे। इसलिए इस टाइप के कॉइन को जो है हम पंच मार्क कॉइन कहते हैं। ये कॉइन्स जो है सब कॉन्टिनेंट के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ये जो है ईसा के अर्लीस्ट सेंचुरीज तक प्रचलन में रहे हैं। चलिए अब हम इन जनरल कॉइन्स के बारे में जानते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले के जमाने में जो है सिक्कों के आधार पर मतलब कि कॉइन्स के आधार पर जो है संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। इन सब में सबसे पुराने जो हैं वे पंच मार्क कॉइन थे जो करीब 500 साल पहले चले। इसका इमेज जो है आप देख सकते हैं। तो ये तो हमने कॉइन्स के बारे में जाना। चलिए अब हम सिटीज के बारे में जानेंगे जो कि अनेक गतिविधियों का केंद्र होता था। अक्सर एक स्मॉल टाउन जो है वो कई कारणों से इंपॉर्टेंट हो जाते थे। चलिए उदाहरण के लिए मथुरा की बात करते हैं। तो मथुरा जो है वो लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय से जो है एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रहा है, क्योंकि यह जो है वह ट्रैवल और ट्रेड के जो दो मेजर रूट थे उस पर स्थित था। इनमें से जो है एक रास्ता नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर, वहीं दूसरा जो है वह नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाले था। शहर के चारों ओर जो है फोर्टिफिकेशन थी मतलब कि किलेबंदी थी और इसके अलावा जो है बहुत सारे मंदिर भी थे। वहीं आसपास के किसान और पशुपालक
मतलब कि फार्मर और जो हर्डर्स थे वे जो है शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। इन सब के अलावा भी जो है मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। इन सब खूबियों के कारण जो है लगभग 2000 साल पहले जो है मथुरा सेकेंड कैपिटल बन गया था कुशानस का। अगर हम मथुरा की और बात करें तो इसकी खासियत जो है यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मथुरा जो है एक रिलीजियस सेंटर भी था। यहाँ पर हमें बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन श्राइन्स और इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी दिख सकता है कृष्णा के वर्शिप का। मतलब यह जो है वह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। और इन सब का पता जो है हमें वहाँ के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जैसे कि स्टोन जो स्लैब मिले हैं या स्टेच्यूज मिले हैं मथुरा में। आमतौर पर देखें तो ये जो है छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं जो मेन और कभी कभी वुमेन द्वारा जो मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान होते थे उसका उल्लेख करते हैं। अक्सर किंग और क्वीन, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन मतलब शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार जो हैं इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जो मथुरा में इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स मतलब सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाला, माला बनाने वाला और इत्र बनाने वालों का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये तो हमने देखा कि शहर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। चलिए अब हम क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन के बारे में जानेंगे। तो हमें जो है क्राफ्ट्स के आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं। इनमें मिट्टी के जो है बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन जो है मिले हैं जिन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। इसे जो है ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में मिलते हैं। ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होते हैं ये बहुत ही हार्ड और व्हील मेड होते हैं। इसके अलावा ये जो है मेटल की तरह दिखने वाले और चमकदार जो ब्लैक सरफेस हैं उसके पात्र हैं। इसको बनाने के लिए जो है पॉटर मतलब कि कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर हाई टेम्परेचर पर रखते थे, जिसके कारण जो है इन बर्तनों का जो बाहरी सतह है वो काली हो जाती थी। इसके बाद जो है इन पर एक पतली काली लेप जो है लगाई जाती थी जिससे इस बर्तन को जो है शीशे जैसी चमक प्रदान होती थी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थे ये काफ़ी अनोखे थे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस बहुत सारे क्राफ्ट के सरवाइव नहीं किए होंगे। वहीं हमें जो है बहुत सारे ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई जो है वो फेमस सेंटर थे और यहाँ जो है मेन और वुमेन दोनों ही काम करते थे। इन्हीं में बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट ने मिलकर जो है एक नया एसोसिएशन बनाया जिसे शेरनीज कहते थे। ये जो क्राफ्ट पर्सन के शेरनीज थे ये ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते थे, रॉ मटेरियल को उपलब्ध करवाते थे और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट बन जाता था उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसके बाद जो मर्चेंट के श्रेणीज होते थे मतलब कि जो व्यापारी के श्रेणीज होते थे वे इन ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। इन सब के अलावा ये जो श्रेणीज था ये बैंक का भी काम करता था जहाँ पे अमीर लोग जो हैं अपना मनी जो है मतलब पैसे जो है डिपॉजिट करते थे। इसके बाद ये जमा किया हुआ पैसे को जो है इन्वेस्ट किया जाता था और फिर जो है जो उससे इंटरेस्ट मिलता था उसे या तो रिटर्न कर दिया जाता था या फिर उसे जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मोनास्ट्रीज को जो है सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से श्रेणीज की मदद से जो है ये पूरा व्यापार बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चला करता था। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे स्पिनिंग और वीविंग के रूल्स के बारे में। ये जो स्पिनिंग और वीविंग के रूल्स हैं ये अर्थशास्त्र से लिए गए हैं।
इसमें बताया गया है कि एक स्पेशल ऑफिशियल के सुपरविज़न में कैसे स्पिनिंग और वीविंग का जो काम है वो वर्कशॉप में किया जाता था। इस वर्कशॉप में जो है बहुत सारे लोगों से काम करवाया जाता था। उनमें थी विडोज़ मतलब कि विधवाएँ, फिर से यंग वुमेन, फिर नन, इसके अलावा मदर ऑफ कर्टिसन्स मतलब कि जो वैश्याएँ होती थी उनकी माताएँ, इसके अलावा किंग की वो सर्वेंट जो कि अभी रिटायर हो चुकी हैं, इसके अलावा वे भी औरतें थी जो टेम्पल की सर्विस से भी रिटायर हो चुकी हैं। और इन सब का काम था ऊल, बार्क, कॉटन, हेम्प और फ्लैक्स मतलब ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करना। इसके बाद इनके काम के लिए जो है क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर जो है इनकी पेमेंट की जाती थी। कई बार तो जिन औरतों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी वे जो है अपने मेड सर्वेंट मतलब कि नौकरों को भेजकर सुपरिटेंडेंट से रॉ मटेरियल मंगवा सकती थी और फिर जो है उसे काम पूरा करके वापस कर सकती थी। जो औरतें वर्कशॉप तक जा सकती थी उन्हें जो है अपना काम एकदम सुबह ही पहुंचाना होता था और फिर जो है अपना वेतन जो है लेना होता था। इस समय काम को अच्छी तरह से चेक करने के लिए रोशनी रहती थी और अगर सुपरिटेंडेंट जो है उस औरत की तरफ देखता था या फिर इधर उधर की बातें करता था तो उसे सज़ा मिलती थी। वहीं अगर औरत जो है अपना काम पूरा नहीं करती थी तो उसे जुर्माना मतलब कि फ़ाइन जो है देना पड़ता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। तो हम देख सकते हैं कि समय पर जो है काम पूरा करना कितना ज़रूरी हो गया होगा। तो ये तो हमने स्पिनिंग और वीविंग के रूल्स के बारे में जाना। चलिए अब हम अरिकामेडू के बारे में एक क्लोजर लुक मतलब उसे ध्यान से देखते हैं। तो लगभग 2200 साल से लेके 1900 साल पहले अरिकामेडू जो है वो एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पर दूर दूर से आए जहाज जो है अपना सामान उतारते थे। यहाँ ईंटों से बना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला है जो संभवतः वेयर हाउस मतलब कि गोदाम रहा होगा। अदर फाइंडिंग की बात करें तो एम्फोरा जैसे पॉटरी जो है मेडिटेरियन रीजन से मिले हैं। इसमें जो है दोनों तरफ से हैंडल लगा हुआ है और इसमें संभवतः हम कह सकते हैं कि शराब या फिर तेल जैसे लिक्विड जो है रखे जाते होंगे। साथ ही यहाँ जो है एरेटाइन जैसे स्टैंप लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन नाम से जाना जाता है। इसे स्टैंप लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम में हुआ था किंतु वे जो है यहीं बनाए जाते थे। रोमन लैंप्स, ग्लासवेयर और जेम्स मतलब रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी जो है यहाँ मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे टैंक भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के लिए होंगे। इन सब के अलावा बहुत सारे एविडेंस ऐसे भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है चूड़ियाँ बनाई जाती थी। किसका यूज करके? तो सेमी प्रीशियस स्टोन और ग्लास का यूज करके। तो ये तो हमने अरिकामेडू के फाइंडिंग के बारे में जाना और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले हम थोड़ा एक्स्ट्रा जानेंगे जो एनसीईआरटी के लास्ट में एल्सवेयर में दिए जाते हैं। तो आज हम रोम के बारे में जानेंगे। तो ये जो रोम है ये यूरोप की सबसे पुराने शहरों में से एक है और ये जो है उसी समय डेवलप किया था जब गंगा वैली के आसपास शहरें डेवलप हो रही थी। तब रोम जो है वो कैपिटल था वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर का जो कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में फैला था। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर्स में से एक थे अगस्तस जिन्होंने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो रोम है वो ईंटों का शहर था जिसे उन्होंने मार्बल का बनवाया था। अगस्तस और उसके बाद के रूलर्स ने जो है बहुत सारे मंदिर और महल भी बाद में बनवाए। इसके अलावा अगस्तस ने जो है एम्फी थिएटर भी बनवाए जहां पर चारों तरफ दर्शकों के बैठने की जगह होती थी। यहाँ जो है लोग
आके बहुत तरह के शोज देख सकते थे। इनके अलावा पब्लिक बाथ भी बनवाए गए जहाँ पर मेन और वुमेन जो है अलग अलग समय पर आकर स्नान कर सकते थे। यहाँ लोग जो हैं एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े एक्वाडक्ट बनाए गए ताकि पानी की सप्लाई को पूरा किया जा सके, और इस पानी का सप्लाई जो है वह शहर के बाथ, फाउंटेन और टॉयलेट्स मतलब स्नान घर, फव्वारा और गुसलखानों के लिए किया जाता था। तो ये तो हमने रोम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जानी। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं जो इस चैप्टर के रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला डेट जो हमें याद रखना है वो ये है कि आयरन का यूज सब कॉन्टिनेंट में कब स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ था लगभग 3000 साल पहले। अगर दूसरे इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो वो ये याद रखना है कि ये जो यूज है आयरन का, सिटीज़ या पंचमार्क कॉइन जो थी जो हमें देखने को मिली वो लगभग 2500 साल पहले देखने को मिली। अगर तीसरे इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो वो था संगम लिटरेचर का कंपोजिशन जो कि स्टार्ट हुआ था लगभग आज से 2300 साल पहले। और चौथा और आखिरी जो डेट हमें याद रखना है वो ये है कि अरिकामेदु का जो सेटलमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ, तो वो लगभग आज से 2200 साल से लेके 1900 साल पहले हुआ था। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।